नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अभी तक गोदी मीडिया और उससे जुड़े तमाम लोग दावा कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव से चीन और रूस ने ईरान की मदद करना बंद कर दिया है। इसको लेकर गोदी मीडिया का हल्ला मचाना शुरू हो चुका है और अंधभक्त सोशल मीडिया पर नंगा नाच भी कर चुके थे। लेकिन अब जो खबर इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही है उसमें साफ हो गया है कि चाइना और रशिया पूरी मजबूती के साथ न सिर्फ ईरान के साथ खड़े हैं बल्कि ईरान की बड़ी मदद भी शुरू कर चुके हैं। इससे एक ओर जहां बेचारे गोदी मीडिया और उनके भक्तों को जोर का झटका लगा है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं। कैसे रूस और चाइना ने ईरान की मदद शुरू की है और कैसे एक ही दिन में ईरान ने अमेरिका का इजरायली दूतावास ढहा दिया है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे पूरे मामले के बाद इजराइल और उसके आका ट्रंप का कैसे बुरा हाल हुआ है और ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर ईरान सरकार ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है। तो ईरान इजराइल प्रॉक्सी वॉर अब वॉर में बदल चुकी है। एक ओर जहां भारत की मोदी सरकार ने ईरान और इजराइल दोनों से जंग रोकने की अपील की है, तो वहीं दूसरी ओर भक्त इजराइल के साथ खड़े हैं। मोदी सरकार ने इस वजह से युद्ध को रोकने की अपील की है कि इजराइल और ईरान दोनों उसके दोस्त हैं, लेकिन भक्त इस वजह से इजराइल के साथ खड़े हैं कि ईरान एक इस्लामिक कंट्री है और भक्तों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि हर मुस्लिम से जुड़ी चीजों का विरोध करना है। यही वजह है कि सोशल मीडिया हो या फिर गोदी मीडिया, हर ओर ईरान के खिलाफ काफी लोग जहर उगलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जंग का सच इससे बिल्कुल उलट है। सच ये है कि ईरान लगातार हमले करके इजराइल की हवा निकाल चुका है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बमबारी शुरू की। इस हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन बघेरी, कई परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य कमांडर मारे गए। इजराइल का दावा था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके लिए खतरा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इजराइल को यह हक है कि वो एक संप्रभु राष्ट्र पर इस तरह से हमला करे? यह हमला इजराइल के लंबे समय से चली आ रही गुंडागर्दी का हिस्सा है, जिसे अमेरिका का खुला समर्थन प्राप्त है। अमेरिका ने न केवल इजराइल को हथियार दिए बल्कि अपनी मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भी तैनात किया ताकि ईरान की जवाबी कार्रवाई को रोका जा सके। लेकिन इजराइल और अमेरिका का यह अहंकार धराशायी हो गया। ईरान ने न केवल जवाबी हमले किए बल्कि इजराइल के आयरन डोम को पूरी तरह बेकार साबित कर दिया। 13 जून की रात को ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें तेल अवीव पर दागी। इन मिसाइलों ने तेल अवीव के आसमान को आग के गोले में बदल दिया। आयरन डोम, जिसे इजराइल अपनी सुरक्षा का अभेद कवच बताता है, ईरान की मिसाइलों के सामने वो कागज का ढेर साबित हुआ। तेल अवीव में इमारतें ढह गई और अमेरिकी दूतावास को भी नुकसान पहुंचा। यह हमला इजराइल के लिए करारा तमाचा था, जिसने सोचा था कि वो ईरान को आसानी से कुचल देगा। लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ता जा रहा है, दुनिया की प्रमुख महाशक्तियों का रुख भी साफ हो रहा है। रूस और चीन ने तो खुलकर ईरान का समर्थन किया है। 15 जून को रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के पक्ष में प्रस्ताव का समर्थन किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके युद्ध को तुरंत रोकने की चेतावनी दी। साथ ही साथ कहा कि रूस किसी भी हाल में ईरान के साथ खड़ा रहेगा। वहीं दूसरी ओर चीन ने भी युद्ध को खत्म करने की अपील की, लेकिन उनका रुख साफ है, वो इजराइल और अमेरिका की आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल के हमले से मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ रही है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। दावा किया जा रहा है कि बड़े हथियारों की खेप ईरान पहुंच चुकी है। रूस और चीन का समर्थन केवल सैन्य मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये भी खबरें आई हैं कि बीजिंग में हुई एक त्रिपक्षीय बैठक में रूस, चीन और ईरान ने एक न्यूक्लियर ट्रायंगल बनाने की रणनीति बनाई, जो मध्य पूर्व में अमेरिकी और इजरायली दबदबे को चुनौती दे सकता है। ये गठजोड़ न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी है। रूस और चीन की मदद से ईरान ने इजराइल के मसूद हेडक्वार्टर और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे इजराइल में हड़कंप मच गया। ईरान की इस ताकत के पीछे रूस और चीन की सैन्य और तकनीकी मदद है। ईरान ने पिछले 2 दशकों में प्रतिबंधों के बावजूद बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन विकसित किए, जिनका इस्तेमाल अब इजराइल के खिलाफ हो रहा है। रूस और चीन ने इन हथियारों को और घातक बनाने में ईरान की मदद की, जिससे इजराइल की नींदें उड़ गई।
इजराइल का आयरन डोम पूरी तरह से बेकार साबित हुआ है। ईरान के मिसाइलों ने तेल अवीव को धुआं कर दिया। और तो और तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास पर हुए मिसाइल हमले ने अमेरिका की तथाकथित ताकत को भी बेनकाब कर दिया। अमेरिकी राजदूत ने स्वीकार किया कि दूतावास को हल्का नुकसान हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह हमला अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब घबराहट में हैं। उन्होंने अमेरिका से बार-बार सैन्य मदद की गुहार लगाई, लेकिन अमेरिका खुद इस युद्ध में फंसने से बच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही इजराइल को समर्थन देने की बात कही हो, लेकिन उनकी बयानबाजी में वो आत्मविश्वास नजर नहीं आ रहा है जो पहले दिखता था। ट्रंप ने कहा कि हमें इस युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका अब इस जंग में फंस चुका है। इजराइल की रणनीति भी अब चरमरा रही है। उसने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को निशाना बनाया, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इस हमले ने उल्टा इंटरनेशनल स्तर पर तेल कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया, जिससे भारत जैसे देशों को भी नुकसान हो रहा है। तेल की कीमतें $78.50 प्रति बैरल तक पहुंच गई और विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह जल्द ही $100 को पार कर सकती है। इजराइल की हरकत न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। इस युद्ध के बीच एक दिल दहलाने वाली खबर यह भी है कि ईरान में करीब 10,000 भारतीय फंसे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो काम, पढ़ाई या अन्य कारणों से ईरान में थे, लेकिन अब युद्ध की आग में फंस गए हैं। तेहरान और अन्य शहरों में हर रात धमाकों की आवाजें गूंज रही हैं। एक भारतीय छात्र ने बताया कि हम अपने हॉस्टल के बेसमेंट में छिपे हैं, धमाके इतने करीब हो रहे हैं कि नींद तक नहीं आ रही है। भारत सरकार ने इस संकट को गंभीरता से लिया। विदेश मंत्रालय ने ईरान से संपर्क करके अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी की मांग की है। ईरान ने मानवीय आधार पर अपने बॉर्डर खोल दिए हैं और भारतीयों को अफगानिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान के रास्ते निकालने की इजाजत दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लोग सुरक्षित निकल पाएंगे? युद्ध की स्थिति में हवाई और सड़क मार्ग बंद हो चुके हैं। इराक और जॉर्डन ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं, जिससे निकासी और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है। भारत ने इस युद्ध में तटस्थ रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इजराइल और ईरान दोनों के साथ दोस्ताना संबंध रखते हैं और इस विवाद को कूटनीति से सुलझाने की अपील करते हैं। ऐसे में साफ है कि ये युद्ध अब मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहा। रूस और चीन की खुली भागीदारी ने इसे वैश्विक स्तर पर ला दिया है। क्या ये युद्ध तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? आपको बता दें कि तेल की कीमतें पहले ही $78.50 प्रति बैरल तक जा चुकी हैं और जेपी मॉर्गन ने चेतावनी दी है कि ये $100 को पार कर सकती हैं। भारत जैसे देशों के लिए ये युद्ध आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। भारत का ईरान के साथ $60 करोड़ का चावल और चाय निर्यात अब खतरे में है। साथ ही चाबहार बंदरगाह जैसे रणनीतिक प्रोजेक्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में साफ है कि युद्ध सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें साम्राज्यवादी ताकतों की हार और सच्चाई की जीत साफ दिख रही है। इजराइल और अमेरिका ने अपनी ताकत के घमंड में ईरान को कमजोर समझा, लेकिन रूस और चीन की मदद से ईरान ने उसकी हेकड़ी निकाल दी। आयरन डोम का मिथक टूट चुका है और अमेरिकी दूतावास की क्षति ने दुनिया को दिखा दिया है कि कोई भी ताकत अजेय नहीं है। सवाल यह है कि इस युद्ध का अंत क्या होगा? क्या रूस और चीन की मदद से ईरान, इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाएगा या फिर ये जंग पूरी दुनिया को तबाही की ओर ले जाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए नमस्कार।